Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Students, जैसे कि आपको पता है कि आज 17 दिसंबर 2020 हो चुकी है एंड आज DU के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका OB एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है। स्पेशली BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका आज इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो OBE एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया गया है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए OBE क्वेश्चन पेपर के अंदर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे, मार्किंग स्कीम क्या रही एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है आज का BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का OBE क्वेश्चन पेपर। अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1 to 6 यानी कि 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आज के OBE क्वेश्चन पेपर के अंदर। एंड अगर हम टाइम लिमिट की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि 3 hour + 1 hour आपको दिया जाता है हर एक एग्जामिनेशन के लिए एंड स्टूडेंट्स अगर सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं एंड जानते हैं किस टाइप का क्वेश्चन रहा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, What is comparative politics and how relevant is it in understanding contemporary political developments? Explain। देखिए, इसमें आपको सिंपली जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, ये आपको डिफाइन करनी थी। देन आपको जो इसमें पूछा गया है एडिशनल में सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर आपको सिंपली जो अप्रोचेस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वो आपको एक्सप्लेन करने थे। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मीनिंग को अंडरस्टैंड करें तो देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड थ्योराइजिंग अबाउट द पॉलिटिकल बाय कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमिना अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो इवोल्यूशन है, चैलेंजेस हैं एंड इसके जो अप्रोचेस हैं एंड इसके जो मीनिंग है, इसको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने हमारी पढ़ाई विद गुरु चेला की वीडियोज़ को देखा है तो ये आपको पता होगा। देन आप इसमें डिफाइन कर सकते थे कि जो पॉलिटिकल फिनोमिना है वो क्या चीज़ है। पॉलिटिकल फिनोमिना में जैसे आ जाते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई, पॉलिटिकल प्रोसेस हो गई एंड पॉलिटिकल पावर हो गई। देन आप इसके अंदर इसके नेचर को भी डिफाइन कर सकते थे, इसके फीचर्स को भी डिफाइन कर सकते थे एंड जो मेथड है एंड जो स्टेप्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के उनको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे। जैसे कि सबसे पहले हम जो कंसेप्चुअल यूनिट होती है या फिर कोई पॉलिटिकल यूनिट होती है उसको पहले चूज़ कर लेते हैं। देन उसके हम डाटा को एंड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके रिगार्डिंग उसको गैदर करते हैं। देन उसको क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं एंड फिर कंपैरिजन करते हैं। फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस दे देते हैं एंड टेस्टिंग करते हैं उसकी फॉर्मुलेशन की एंड एट लास्ट जनरलाइजेशन कर देते हैं, प्रिडिक्शन कर देते हैं। सो ये था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मेथड एंड स्टेप्स जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे। इसमें आप जो फेमस या फिर प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं जैसे एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, टॉकवेल एंड सो ऑन, इनको भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते थे। देन इसके अंदर आप लिख सकते थे कि इवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें आप इनिशियल फेज, मॉडर्न फेज एंड सो ऑन इनको भी ऐड कर सकते थे। एंड एट लास्ट आप इसमें ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस को भी एक्सप्लेन कर सकते थे। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था वो कंप्लीट हो जाता। आई होप आपने अच्छे से करा होगा आज का एग्जामिनेशन जो है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जो पूछा गया है, व्हाट वर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट यूरोसेंट्रिज्म हैड ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, हाउ डिड द नॉन यूरोपियन कंपैरेटिविस्ट चैलेंज द यूरोसेंट्रिक बाइसेस। सो इस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले डिफाइन कर सकते थे कि यूरोसेंट्रिज्म है क्या। जैसे यूरोसेंट्रिज्म जो है वो यूरोप एट इट्स सेंटर, यानी कि जो यूरोसेंट्रिज्म है वो यूरोप को सेंटर में रखकर जो और अदर कंट्रीज़ है, ठीक है, उनको अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू ही देखता है। ठीक है, जो यूरोसेंट्रिज्म है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उनको अलग मानता है। ठीक है, वो उनकी हिस्ट्री को अलग मानता है एंड सो ऑन। ठीक है, इस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते थे।
एंड देखिए मैंने चैलेंजेस रहे हैं जैसे द 1970s एंड द चैलेंजेस टू डेवलपमेंटलिज्म, ठीक है, एंड साथ ही मॉडर्नाइजेशन एंड सो ऑन। इस टाइप के मैंने चैलेंजेस रहे हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। एंड साथ ही जो लेट 19th सेंचुरी रही है जिसमें ग्लोबलाइजेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स या पॉसिबिलिटीज़ रही हैं, उनको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे। एक जो यूरोसेंट्रिज्म में मेन फोकस करता है वो है इथेनोसेंट्रिज्म, आप उसको भी इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे एंड सो ऑन। इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते थे इन सभी चीज़ों को। देखिए इसके जो चैलेंज रहा है इससे सबसे ज़्यादा क्या हुआ है कि इन इट्स कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इट गॉट rid of ethnocentrism and Eurocentrism, but new challenges of understanding the political continue to emerge। देखिए इसमें जो टोटली पूछा गया है वो पूछा गया है बियॉन्ड फ्रॉम यूरोसेंट्रिज्म। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है हाउ डज पॉलिटिकल कल्चर डिटरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखिए इसके अंदर आप जो सिंपली एक्सप्लेन कर सकते थे वो कर सकते थे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, ठीक है, अप्रोचेस क्या होता है, जैसे कि अ वे ऑफ डीलिंग विद अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, या फिर इसका मतलब है कि आप किसी प्रॉब्लम से या फिर किसी सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, ठीक है, ये होता है अप्रोच। इसके क्या फीचर्स थे, ये किस पर फोकस करती थी, इसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, आप इन सभी चीज़ों को ऐड कर सकते थे अपने आंसर में। देखिए अगर हम पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच की बात करें, अगर हम आमंड की बात करें, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो एक तरीके के पैटर्न है ओरिएंटेशन का टू पॉलिटिकल एक्शंस बोथ एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट बेसिस एटीट्यूड इन अ सोसाइटी टुवार्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो है ये आमंड के द्वारा कहा गया है। जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, पॉपुलर एटीट्यूड्स हैं, कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल एरेना है, पब्लिक ओपिनियन है, रूल ऑफ द गेम्स हैं, द इथोज है, ओरिएंटेशन एंड एटीट्यूड्स ऑफ वेरियस इंटरेस्ट इन अ सोसाइटी, आप इसको अंदर मेंशन कर सकते थे ये सब चीज़ें, ठीक है। कैटेगराइज्ड कैसे करा गया है, फ्रेगमेंट कैसे करा गया है, इन सभी चीज़ों को आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे। मेजर कंट्रीब्यूटर्स हो गए जैसे आमंड हो गए, सैमुअल बियर हो गए, इन सभी को आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। इसके क्या यूज़फुलनेस है, क्या इसकी वीकनेस है, इसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे। सो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया है ट्रेस द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म इन द वर्ल्ड, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन हेल्प्ड इन इट्स कंसोलिडेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स आप सिंपली इसके अंदर जो एक्सप्लेन कर सकते थे वो कर सकते थे कि मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म है क्या, सबसे पहले तो, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट बाय प्राइवेट एंटिटी। अगर हम सिंपली लैंग्वेज में कहें कैपिटलिज्म की मीनिंग को तो ये है कि प्रोडक्शन होता है इसके अंदर प्रॉफिट के लिए एक प्राइवेट एंटिटी के थ्रू, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे, अगर एडिशनल ऐड कर सकते थे कि अ मोड ऑफ प्रोडक्शन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड हो गई, इक्विपमेंट हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, कैपिटल हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, ठीक है, आर ऑन्ड बाय वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीड क्लास हु परचेज वेज लेबर फ्रॉम वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्रॉपर्टीलेस क्लास। देन आप इसके अंदर ये एक्सप्लेन कर सकते थे कि कैसे हाउ कैपिटलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप, ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे। फीचर्स क्या हैं कैपिटलिज्म के, कैपिटलिस्ट क्लास कैसे बनी, कैपिटलिज्म को आप डिस्कस कर सकते थे कि कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म एंड नेशन स्टेट क्या है, ठीक है, कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है। इस टाइप से आप जो थे कैपिटलाइजेशन से या फिर कैपिटलिज्म से ग्लोबलाइजेशन पर आ सकते थे, ठीक है। देन आप ग्लोबलाइजेशन में कैसे करते कि लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर ट्विन इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड, फ्री एक्सचेंज रेट, कैपिटल एंड सो ऑन, इन सभी को आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे। इस टाइप से आप अपनी आंसर राइटिंग के अंदर लिख सकते थे। स्टूडेंट्स देखिए ग्लोबलाइजेशन के भी कई सारे फेज़ हैं कैपिटलिज्म के, जैसे क्लासिक फेज़, ओल्ड फेज़, न्यू फेज़, कंटेम्प्रेरी फेज़, इन चारों फेजेस को भी आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। सो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख सकते थे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है थैचरियाई इकोनॉमिक पॉलिसी
helped rebuild Britain's economy in the post-1979 era? Explain what then led to the rise of the third way in British politics. सो इसके अंदर आप लिख सकते थे कि सबसे पहले आप डिफाइन कर सकते थे कि ब्रिटेन है क्या, ब्रिटेन की पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, ठीक है, कलेक्टिविस्ट कंज्यूमर्स एरा क्या था, एंड सो आप इसके अंदर आ सकते थे कि जो थैचर एरा था यानी कि नियो लिबरलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो थी, जो पॉलिसीज़ थी, उसके बारे में आप इसके अंदर लिख सकते थे। आप इसके अंदर लिख सकते थे कि 1979 से लेकर 1997 तक ये जो एरा रहा है, थैचर एरा, ये रहा है न्यू लिबरलिज्म का एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी का, जिसमें रिजेक्शन हुआ है डिमांड साइड मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, ठीक है, इन्फ्लुएंस क्या रहे इसके अंदर, इसे सक्सेस कैसे मिली, इसके मिनिमल इंटरवेंशन क्या रहा, इन सभी को आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे। स्टूडेंट्स वैसे ना आप इसके अंदर स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते थे कि कलेक्टिविस्ट कंसेंसस एरा था जो सबसे पहले पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड टिल 1970s, उसको इसके अंदर एक्सप्लेन करते, फिर देन आते आप थैचर एरा पर जो कि न्यू लिबरलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो 1979 से 1997 तक जो एरा रहा उस पर, देन एट लास्ट इसमें आप लिख सकते थे कि न्यू लिबर एरा जो है यानी कि द थर्ड वे जो है, जो 1997 से 2010 तक का है, उसको आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे। सो इस टाइप से आप इसके अंदर आंसर जो थे वो लिख सकते थे। अगर आप पे टाइम था तो आप इसके अंदर ऑब्वियसली ये भी ऐड कर सकते थे कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ब्रिटेन की, जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, जैसे वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट, इट्स डीप रूटिंग इन द ग्रेजुअलिज्म, मेक इट इकोनॉमी पॉलिसी स्लो एंड रिएक्टिव, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, इकोनॉमिक वीकनेस क्या है, लो टू मॉडरेट जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमिक शिफ्ट इन फोकस क्या है, एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों को आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट द रोल ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ ब्राजील्स न्यू रिपब्लिक। तो देखिए इसके अंदर आप लिख सकते थे कि ब्राज़ील क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है, इसका एरिया क्या है, डेमोग्राफी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इकोनॉमी क्या है, कल्चर क्या है, किस किस का ये मेंबर है, एंड सो ऑन। देन आप ऐड कर सकते थे कि क्या क्या मेजर पॉलिटिकल ब्राज़ील का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, जैसे फेडरल रिपब्लिक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वोटिंग इन ब्राज़ील इज़ कंपलसरी फॉर ऑल इलिटरेट सिटीजन्स ओवर 18। इस तरीके के जो पॉइंट्स थे उनको आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। देन आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है क्या, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है कैसी वहाँ की, ठीक है, जैसे कि हिस्टोरिकली एग्री एक्सपोर्ट बेस्ड कॉलोनियल इकोनॉमी है, स्टेट लीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड सो ऑन। इस टाइप से मैनी पॉइंट्स हैं इसके पॉलिटिकल इकोनॉमी के, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते थे, उसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या क्या फेस रहे हैं, एंड एट लास्ट इसमें आप ऐड कर सकते थे न्यू लिबरलिज्म इन ब्राज़ील, ठीक है, जिसमें आप इसको डिफाइन कर सकते थे, स्टार्ट कर सकते थे कि 1990s में कैसे स्टार्ट हुई न्यू लिबरलिज्म जो पॉलिसी थी वहाँ पे, ठीक है, उसके क्या परसेप्शंस रहे, क्या इम्पैक्ट्स रहे, ठीक है, किसने दी, एंड क्या क्या उसकी वीकनेस रही, एंड सो ऑन। आप इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते थे इस आंसर के अंदर। देन आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे फाइनली जो प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं इस पॉलिसी के अंदर, या फिर ब्राज़ील के जो रिपब्लिक है उसके अंदर आप उसको ऐड कर सकते थे। सो इस टाइप से आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते थे। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा गया होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। सो स्टूडेंट्स ये था इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का OBE क्वेश्चन पेपर डिस्कशन एनालाइज। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया ही होगा, एंड ये वीडियो DU SOL वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि उनके एग्जामिनेशंस जो हैं वो पोस्टपोन कर मार्च में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।